रफीक लाहौर में कारकुनों के एजाज में दी जाने वाली ईद मिलन पार्टी से खिताब कर रहे हैं। पहली अपोजिशन की बुनियाद रखने वालों में ख्वाजा मोहम्मद रफीक शहीद शामिल थे। जब मुस्लिम लीग को जागीरदारों और ताले आजमाओं की लौंडी बनाया गया तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी की क़यादत में जिन लोगों ने बगावत की, ख्वाजा रफीक शहीद उनमें नुमायां तरीन थे। और उसके बाद भुट्टो मरहूम की सुल्तानी में कलमा हक कहने की पादाश में उन्हें एक जुलूस की क़यादत करते हुए गोलियों का निशाना बनाया। मैं एक ऐसा सियासी कारकुन हूं जिसकी वालदा को परवेज मुशर्रफ के दौरे आमरीत में दुआई नहीं मिल सकी इस शहर में रहते हुए, और मैं जेल में था और वो खाने के हकीकी से जा मिली। आप गवाह हैं और ये शहर गवाह है कि मैंने अपनी जिंदगी के सभी माहों साल जमहूरियत की जंग में सर्फ किए। और आप इस बात के भी गवाह हैं कि मेरे घराने ने किसी आमरीत से हाथ नहीं मिलाया, भले वो ज़ियाउल हक मरहूम की आमरीत थी। उस वक्त भी मैं जेलों में जाता था। ये पसे मंजर बताने का मकसद ये है कि मैं एक सियासी कारकुन हूं जो कर्ब महसूस करता हूं, जो देखता हूं वो बयान करना चाहता हूं। और मेरा ये बयान और मेरी ये गुफ्तगू जो मैं हमेशा करता हूं कभी पूछ कर नहीं करता, और ये गुफ्तगू वो है जो दिल से निकलती है और जबान बन जाती है। हम थड़ों पर बैठने वाले लोग हैं, लोगों में से, गलियों में से आए हैं। हम पैरा ट्रूपर्स नहीं हैं। हम अपनी जमात में भी जहां पहुंचे हैं मेहनत करके पहुंचे हैं, किसी ने बख्शिश नहीं दी हमें। हम बख्शिश नहीं लेते सियासत में, और जिस बात को गलत समझते हैं उसे उसकी निशानदही करना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर मुल्क एक बहरान की तरफ जा रहा हो तो उस पर चुप रहना, उसकी निशानदही ना करना, अगर वो काम हम नहीं करेंगे जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, फिर कौन करेगा? हमारी सियासत से इख्तलाफ किया जा सकता है, हमारे सियासी इक़दामात से इख्तलाफ लोगों को होता भी है, लेकिन हमारे मुखालफीन भी इस बात से कभी इनकार नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में फौजी और सिविल आमरीतों के खिलाफ हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेजिगरी से जंग लड़ी है। और जब अदलिया को गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे मुशर्रफ साहब की आमरीत ने टारगेट किया तो मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हमारा किरदार सारी कौम के सामने, हमारे बहुत से साथी जेलों में गए और हमने एक ऐसा लॉन्ग मार्च किया जिसमें जान जाने का 100% खतरा मौजूद था। और आज के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब को उस सुबह निकलने से रोकने के लिए दो बड़े मुल्कों के वज़रा के फोन आए, वज़रा खारजा के, और उन्हें कहा गया कि आपकी जान को खतरा है। आप याद कीजिए पंजाब में हमारी हुकूमत तोड़ दी गई थी और यहां गवर्नर राज था। मियां नवाज शरीफ ने घर बैठने से इनकार कर दिया क्योंकि ये हमारा ख्वाब था कि पाकिस्तान में शख्सी और जमहूरी आजादियां हों। इस ख्वाब में रंग भरने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें दी। इस ख्वाब में रंग भरने के लिए हमने बेबसी और यतीमी के दिन काटे। इसलिए यह नहीं हो सकता था
कि अदलिया की आज़ादी की बात हो तो मुस्लिम लीग नून का कारकुन या कोई लीडर खामोश रहे। यही वो ख्वाब था जिसमें रंग भरने के लिए मियां नवाज शरीफ को जलावतनी का दुख झेलना पड़ा। सो हम निकले और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ताकत से, अहले लाहौर की ताकत से, और फिर जिस तरह रास्ते में अहले पंजाब ने बारस्तगी के साथ अदलिया बहाली तहरीक का साथ दिया, वो पाकिस्तान की जमहूरी सियासी जद्दोजहद का एक जर्री बाब है। और जब सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी जमात में यह स्टैंड लिया कि हमें जजिस को बहाल करना चाहिए जरदारी साहब के सामने, जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूं क्योंकि इसका क्रेडिट उन्हें भी जाता है, तो हमारे दोस्त और ख़ास मेहरबान जनाब इमरान खान इस्लामाबाद में कैमोफ्लेज में थे, छुपे हुए थे कि वहां से क़यादत फरमाएंगे। और आज मैं आपको बता दूं कि जब लॉन्ग मार्च का फैसला हुआ और जनाब अली अहमद कुर्द साहब की क़यादत में कुछ वकला का वफद रायविंद मियाँ साहब से मिलने आया, तो मियाँ साहब के कुछ साथियों ने उनसे कुछ सवाल किए, मैं भी उनमें शामिल था, और हम सोच ये रहे थे कि अगर ये लॉन्ग मार्च लियाकत बाग से किया गया तो इस्लामाबाद बहुत करीब है, और ये ना हो कि लाखों लोग और सिक्योरिटी फोर्सेस की आपस में मुठभेड़ हो जाए और उसके नतीजे में अदलिया को बहाल करवाते करवाते जमहूरियत से ही हम हाथ धो बैठे। सो ये फैसला हमारी पार्टी ने किया कि लॉन्ग मार्च लाहौर से किया जाए ताकि मरकजी हुकूमत को सोचने और संभलने का मौका मिले, उन्हें रिएक्शन टाइम मिले। उनके सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चले ताकि वो लोगों के मूड का अंदाजा लगा के अदलिया की बहाली का ऐलान फरमा दे और ये हिकमत अमली दुरुस्त साबित हुई, जिसके नतीजे में वो जद्दोजहद जिसमें वकला की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उन फाजल जज साहिबान की है जिन्होंने इस्तीफे दे दिए और रोजगार की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की। उन जज साहिबान की है जिन्होंने आमरीयत के सामने झुकने से इनकार किया। उन सियासी जमातों की है जिन्होंने जितना हो सका अपना हिस्सा डाला। मीडिया की है जिसने इस इशू को हाईलाइट किया, और इस तरह हम सब ने मिलकर पाकिस्तान में अदलिया की आजादी की जंग जीती। ये क्रेडिट अदलिया की आजादी की जंग लड़ने का और अदलिया के वक़ार को बढ़ाने का क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कोई वापस नहीं ले सकता, और ये किसी के सर पे एहसान नहीं किया गया, क्योंकि अगर अदालतें आजाद नहीं होंगी, गैर जानिबदार नहीं होंगी, तो मुल्क एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरा आज का मुखातिब कोई अदारा नहीं है, मेरा आज का मुखातिब जमहूर पाकिस्तान है, और वो करोड़ों लोग हैं जो हमें वोट देते हैं, और वो करोड़ों लोग हैं जो हमें वोट नहीं देते मगर किसी और पार्टी को वोट देते हैं, मगर जमहूरी अमल का हिस्सा बनते हैं। क्योंकि हर शाम को बास जगह पे टेलीविजन चैनल्स पे दुकान लगती है, और आप जितनी मर्जी नेक नियति से बात कर लें उसको ट्विस्ट किया जाता है। मेरी गुफ्तगू को भी ट्विस्ट किया जाएगा, लेकिन ये गुफ्तगू एक दुखी जद्दोजहद करने वाले पुराने सियासी कारकुन की गुफ्तगू है, किसी वजीर की गुफ्तगू नहीं है।
वजारत का बोझ बहुत ज्यादा है। वजारत को आपको बोलने नहीं देती। वजारत का बोझ इतना होता है कि आप बोल नहीं सकते। वजारत को बाल औकात आपकी आजादी सलब कर लेती है। हम आजाद लोग हैं, हम ज्यादा देर चुप नहीं रह सकते। मुझे सिर्फ ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून का क्या कसूर है। मेरा सवाल ये है अपनी कौम से, हमने क्या जुर्म किया है कि जब भी मुस्लिम लीग नून वोट की ताकत से आती है उसे गैर फिक्री तरीके से भेजने की कोशिश की जाती है। और ये हमारे साथ ही नहीं हुआ, ये एक लंबी फहरिस्त है जिसका आगाज लियाकत अली खान शहीद से हुआ। उनको कत्ल कर दिया गया और उनके कातिल को मौके पर कत्ल कर दिया गया क्योंकि लियाकत अली खान ने झुकने से इनकार कर दिया था। लियाकत के बाद इस मुल्क में मादरे मिल्लत पर क्या गुजरी, कायद आजम की हमशीरा, पाकिस्तान बनाने वाली मुअज़्ज़िज़ तरीन खातून, किस किस तरह का गलीज इल्जाम मुखालफीन ने नहीं लगाया यूपी आमरीत में। और फिर एक दिन वो सुबह अपने बिस्तर पे मुर्दा पाई गई। हुसैन शहीद सोहरवर्दी बंगाल के, यूनाइटेड बंगाल के सबसे बड़े लीडर और पाकिस्तान बनाने वाले, इस मुल्क में पहली हिज़्ब इख्तिलाफ के बानी, एक तो वो अपने कमरे में मुर्दा पाए गए क्योंकि वो इस मुल्क में वही बात करते थे जो नवाज शरीफ करता है। सोहरवर्दी वो बात अर्ली 50s में कर रहे थे, लेकिन उनकी बात को घर हो जाता था, मगर उनकी बात को वो काबिल कबूल नहीं थी। उसके बाद आगे बढ़े तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लाख इख्तिलाफ है भुट्टो साहब की सियासत से, जाती इख्तिलाफ भी है, फिक्री और सियासी इख्तिलाफ भी है, लेकिन क्या भुट्टो को फांसी देकर इंसाफ किया गया था? एक शख्स पाकिस्तान में ऐसा नहीं मिलता आपको, अवाम में या इवन जो लोग निजाम अदल से वाबस्ता हैं जो कहे थे इंसाफ हुआ था। दुनिया कहती है, उनके मुखालिफ कहते हैं जुडिशल मर्डर था, और वो शख्स कब्र से हुकूमत करता रहा। अगर बीबी जिंदा होती तो शायद ये निजाम चलता रहता। फिर शरीफ तरीन आदमी मोहम्मद खान जुनेजो, जिसके पाकीज़ा और बाकिरदार होने की गवाही हर शख्स ने दी, बरतरफ कर दिया गया। और फिर मियां नवाज शरीफ पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, जिस रूट से आए थे उधर वापस नहीं गए। अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखा, लोगों के हो गए, सियासत के डायनामिक्स को समझा और मुल्क को सीधे रास्ते पर डालने की कोशिश की। जब जब कोशिश की यही इल्जामात लगे, हुकूमतें तोड़ी गई, एहतसाब का नारा लगा, लूट मार के इल्जाम लगाए गए, हुकूमतें निकाल दी गई और कहानी खत्म की गई। और फिर आखिरी हमला हुआ, हम समझते थे आखिरी है, जब एक अदालत से उनको तैयारा साजिश केस में हाईजैकर बना दिया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और फिर एक लंबी जलावतनी, आगे बढ़े तो बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ? क्या उनका खून खूने नाहक नहीं था? क्या बेनजीर भुट्टो इस सलूक की
हकदार थी कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी लीडर को कत्ल कर दिया जाए। और फिर यूसुफ रजा गिलानी, उनको एक हुक्म के जरिए निकाल दिया गया। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, 4 साल से हम मरकज की हुकूमत में आए हैं। हम मरकज की हुकूमत में किसकी मर्जी से आए हैं? अल्लाह के बाद आपकी मर्जी से आए। हमने वोट लिए हैं मगर हमें काम नहीं करने दिया गया। पहले धांधली का ड्रामा रचाया गया, इस्लामाबाद का घेराव किया गया, लगता था सब कुछ खत्म हो गया है। कब्रें खोदी गई शतूर पे, पाकिस्तान टेलीविजन पे कब्जा किया गया। क्या पीटीवी पर कब्जा करना बगावत नहीं है? दहशतगर्दी नहीं है? ज्यादती नहीं है? पार्लियामेंट हाउस को अटैक किया गया, अदालत उज़्मा की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाए गए, हर अदारे की तौहीन की गई, गालियां दी गई और पार्लियामेंट को इज्तिमाई तौर पे उसको पार्लियामेंट को कहा गया कि ये चोर है। हमने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। कुछ लोग चाहते थे, बहुत से सियासी और बाज गैर सियासी, उन्हें बहुत शौक था कि इस जमहूरियत को चलता करें और एक नया पाकिस्तान, अपनी मर्जी का पाकिस्तान बनाए। मैं समझता हूं कि आज जबकि जनरल राहील शरीफ रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके किरदार का एतराफ ना करना नाइंसाफी हो। उन्होंने उस धरने में, धरना 1 में एक निहायत मुस्बत किरदार अदा किया और तवाज़ुन ठीक रहा। एम्पायर की उंगली खड़ी करने की चीखें मारी गई, एम्पायर की उंगली खड़ी नहीं, क्योंकि एम्पायर को बात समझ आ चुकी है। एम्पायर पाकिस्तान के आईन और जमहूरियत का मुहाफिज है। पाकिस्तान को 60 की दहाई में वापस ले जाने की कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन धरने के जख्मी सांप अधमोवे हुए मरे नहीं। मैंने 2 साल पहले भी ये कहा था कि सांप अधमोवे हो गए हैं, मरे नहीं। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि CPAC के बाद मुझे कोई शक नहीं है बतौर एक सियासी कारकुन के कि CPAC से जुड़ना बाज इलाकाई और बाज आलमी ताकतों को गवारा नहीं, क्योंकि कुछ पड़ोसी हमारी खुशहाली नहीं देख सकते, अफसोस की बात है। और कुछ ताकतवर मुमालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके कदमों पे झुका रहे। कब तक झुका रहेगा पाकिस्तान? कब तक मांगते रहेंगे भिखारी की तरह? भिखारी की तरह मांगोगे तो फिर रेमंड डेविस छोड़ने पड़ते हैं। मांगते भी जाओ और आंखें भी दिखाते जाओ, ये नहीं चलता दुनिया में। अगर रेमंड डेविस पैदा होने से रोकने हैं तो फिर मुल्क में एक दूसरे से दस्तों गिरेबान होना बंद करना होगा। फिर इस मुल्क में वो लोग जो पारसाई के जोम में मुब्तला है, उन्हें यह जानना होगा कि वो तन्हा पारसा नहीं है। इस मुल्क में और भी पागल पाए जाते हैं जो अपने दामन पे दाग नहीं लगने देते। अगर हम इल्जामात की बारिश कर देंगे तो फिर क़यादत कौन करेगा? मैं बड़े भारी दिल से यह कहता हूं, हो सकता है ये इमरान खान साहब ने जान के ना किया हो सकता है उनकी ना तजर्बाकारी में यह करवाया हो। कभी कभी यूं लगता है कि उनके दाएं बाएं जो 2-3 आदमी खड़े हैं और जिनकी यह ख्वाहिश है कि उनसे जान छूटे तो उनकी बारी आए, वो उनको ये मशवरे देते हैं, पढ़ जाओ
टारगेट करो, इल्जाम लगाओ, गालियां दो, गंदा करो इनको। खान साहब, हमें गंदा करते करते आप खुद गंदे हो रहे हैं और हमें डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं। ये आपका खेल है। ये ना हो कल आपको फिर हमारे साथ ट्रक पे चढ़ना पड़ जाए। इस मुल्क में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की सियासी लड़ाई कबायली दुश्मनी बन गई थी। एक दूसरे इस मुल्क में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की लड़ाई ऐसी थी, नौजवानों को तो याद भी नहीं होगा वो वक्त, लेकिन बड़ों को पता है, एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। जीना मरना खत्म हो गया था गली मोहल्लों में। फिर क्या हुआ? एक ट्रक पे चढ़ना पड़ा, फिर मिसाके जमहूरियत करना पड़ा। यही सारी बातें हम एक दूसरे के बारे में करते थे। एक दूसरे को पक्का चोर बना दिया था, पक्का लुटेरा बना दिया था। तो मिसाके जमहूरियत करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? मिलकर जद्दोजहद करनी पड़ी या नहीं करनी पड़ी? तो जो सबक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सीखा, खान साहब इतना आगे जाओगे फिर मछली पत्थर चाट के वापस आएगी तो क्या फायदा? अब तो तीर कमान से निकल चुके। हम एक दूसरे के खिलाफ मुद्दई बन गए। आप हमारे खिलाफ, हम आपके खिलाफ मुद्दई बन गए और इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं कि बातें वापस लेनी मुश्किल है एकदम। अब वापस मुड़ना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर इस मुल्क में कोई हादसा हुआ, बाकी तो साथ बच के निकलने की कोशिश करेंगे। खान साहब, आप इस जिम्मेदारी से कभी नहीं बच पाएंगे। हमें आपके नौजवान गालियां देते हैं मां बहन की सोशल मीडिया पे। हमें चोर बनाया जाता है। हमें चोर वो कहते हैं जो नौजायदा बच्चे नहीं जानते जमहूरियत का मतलब क्या है। और हमने अपनी उम्र रफ्ता के कितने माह साल इस जद्दोजहद में डाले हैं। हम आपको जवाब में गाली नहीं देंगे क्योंकि हम एक लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर एलिमेंट को सोचना चाहिए कि वो मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं और उन्होंने ये क्यों किया है। क्योंकि उनकी तरफ उंगलियां उठती हैं। एक अच्छी खासी मुंतखब हुकूमत को 4 साल से इंतकाम, नफरत, तासुब और साजिश का शिकार किया गया है। नवाज शरीफ का जुर्म क्या है? नवाज शरीफ का जुर्म यह है कि वो सर नहीं झुकाता, वो सुपर पावर्स की डिक्टेशन नहीं लेता और एटमी धमाका कर देता है। वो इस मुल्क में अदालती निजाम की बालादस्ती की जंग लड़ता है फ्रंट लाइन पे। वो मुल्क में सिविल बालादस्ती की बात करता है। वो मुल्क में तमाम रियासती अदारों को कानून और आइन की हदूद में रहने की ख्वाहिश का इजहार करता है। वो मुल्क को खुशहाली के रास्ते पे डालता है। वो मुल्क में सेलुलर टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाता है। वो वाटर रिकॉर्ड करवाता है सूबों में। वो पहली मोटरवे की बुनियाद रखता है। वो बिजली घर बनाता है। वो मुल्क के अदारे रेलवे जैसे डूबते हैं उनको खड़ा करता है। वो यमन की लड़ाई में पाकिस्तान को फरीक न बनने की बात करता है। वो सऊदिया और ईरान की कश्मकश में पाकिस्तान के सारसी किरदार की बात करता है तो उसको टांगों से खींचा जाता है। मुझे बताएं अगर इतना वक्त और इतनी तवानाई साजिशों, हमलों, इंतकाम और तासुब का मुकाबला करते गुजरेगी तो रियासत को चलाने के लिए और अदारों को चलाने के लिए हमारे पास कितनी तवानाई बचेगी।
ये बहुत बुनियादी सवाल है। तो ये बुनियादी सवाल है, इस सवाल का जवाब पाकिस्तानियों को तलाश करना है। हम अदारों का एहतराम करते हैं, अगर अदारों का एहतराम नहीं किया जाएगा, अगर अदारों के फैसले नहीं माने जाएंगे, पाकिस्तान खुदा ना खास्ता सरजमीन बेआइन बन सकता है। यह नहीं होगा इस मुल्क में। हमारे ऊपर से रोड रूलर गुजार दें, पाकिस्तान में आइन को सरनगू नहीं होने देंगे। हमारे ऊपर से रोड रूलर गुजार दें, अदारों के एहतराम में कमी नहीं आएगी। मगर हमें इस बात का हक है, इस बात का हक है कि हम अपने लोगों की तर्जमानी करें। इस बात का हक है कि हम अपने लोगों के जज्बात सामने लाएं। इस बात का हक है कि हम अगर कहीं इंसाफ होता महसूस नहीं करते तो उस पर अपने जज्बात और ख्यालात सामने लाएं, अपने एतराज़ात सामने लाएं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात की बात करें। और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात गुस्ताखी नहीं है। हम बेअदबी नहीं चाहते, हम बेअदबी नहीं करेंगे। हम तैयार हैं फैसलों का सामना करने के लिए, आजिज़ी के साथ, एहतराम के साथ, लेकिन हमारी बात को भी सुना जाए। हमने जो करोड़ों वोट लेकर आए हैं, हमने व्हाट्सएप कॉल की बात की, हमारी बात सुनी गई, उसका नतीजा नहीं निकला। हमने हुसैन नवाज की तस्वीर के लीक करने की बात की, पहले वो मुद्दा हम पे डाला हमारे मुखालफों ने, फिर जीआईटी ने कहा कि नहीं ये हमसे लीक हुई, किसने लीक की, क्यों लीक की, किसके कहने पर लीक की, इसका जिक्र नहीं किया गया, कौन को कुछ नहीं बताया गया। और उसके बाद हद ये है कि तारिक शफी साहब और ख्वाजा हारून पाशा साहब की गुफ्तगू को सुनने की बात लिख पढ़ के जेआईटी ने थ्रू टेक्निकल मीन्स अदालत में पेश कर दी। उनसे नहीं पूछा गया कि आपको लोगों की गुफ्तगू टेप करने का इख्तियार किसने दिया है, ये टैपिंग आपने किधर की है, किन जराए से की है, किस कानून के तहत की है, कोई नहीं पूछा गया। तारिक शफी साहब और सईद अहमद साहब के साथ बदसलूकी हुई जेआईटी में। ये इंटेरोगेशन टीम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, फैक्ट फाइंडिंग की टीम है। हमारे एतराज़ात को नहीं सुनेंगे। जेआईटी के दो मुअज़्ज़िज़ मेंबर, एक साहब पीएमएलक्यू के एक साबिक सरबराह के करीबी अजीज है, उनके अहले खाना पहले क्यू लीग और अब पीटीआई में है। ये बात सबको पता है। हमने एतराज उठाया, हमारा एतराज सुना नहीं गया। एक और साहब जो जेआईटी के मुअज़्ज़िज़ मेंबर हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर में नैब में शरीफ खानदान के पीछे लगाए गए थे। मैं ये पूछना चाहता हूं बड़े अदब से, लिजाजत से और हाथ जोड़ के कि ये कैसा इंसाफ है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जब जेआईटी की कंपोजिशन बनी तो हमारी जमात के अंदर हमारी क़यादत को यह कहा गया कि इसमें अस्करी अदारों की नुमाइंदगी जो है, इस पर हमें अदालत के अंदर जाके ऑब्जेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप एक अहम तरीन मौजू रहा है, हसास मसला रहा है। और फौजी और सियासी क़यादत ने अपने तदब्बुर और बसीरत से सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को ठीक किया है, एक बैलेंस आया है। कौमी सलामती के अदारों को
जो दहशतगर्दों का ताकुब कर रहे हैं और इतनी बड़ी तारीखी अनप्रेसिडेंटेड जंग लड़ रहे हैं, उनको इसके अंदर न लेके आए। ये हमने पार्टी में बात की, मगर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, कोई एतराज नहीं करना। उस CIT में आईबी शामिल नहीं की गई। हमने अपनी पार्टी में कहा जी आईबी शामिल क्यों नहीं है? उन्होंने कहा जी वो बात नहीं करनी, एतराज नहीं करना। ठीक है, चलने दे, हमें ताउन करना है। हम अदालत के एहतराम में सर झुकाकर ताउन करते रहे, ताउन कर रहे हैं और ताउन करते रहेंगे। मगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे सवालात, इनकी इजाजत पाकिस्तान का आईन और कानून हमें देता है, इनका जवाब नहीं दिया गया। और इससे बढ़कर एक फाजिल जज ने, जो नेक नाम भी है यकीनन और शोहरत के हामिल हैं, और हम उनका बेपनाह एहतराम करते हैं, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, ऑनरेबल आदमी है, उन्होंने हमें गॉडफादर कह दिया। हम गॉडफादर नहीं है। एक ऐसे लीडर को बगैर किसी सबूत के गॉडफादर कहा जा रहा है जो मुल्क का सेवियर है, जिसने मुल्क को डिलीवर किया है। हम दरखास्त डाल सकते थे, हमारे भी कानूनी मशीर है, हमने कोई दरखास्त नहीं डाली कि हमें आपने ये क्यों कहा है। फिर निहाल हाशमी ने बेवकूफ़ी की, अहमकाना काम किया, हालांकि वो खुद वकील हैं बहुत बड़े। हो गया जज्बात में उनसे, कहा गया जी ये तो साजिश करवाई है। साजिश वाला तो वो आदमी नहीं है, हम उसे जानते हैं, वो लड़ा है, अदलिया की आज़ादी की तहरीक में भी लड़ा है, जेलें भी काटी हैं, खुद वकील हैं। गलत किया उन्होंने, नहीं करना चाहिए था, उसका उनको भी नुकसान हुआ, हमें भी नुकसान हुआ। बगैर सबूत के हमें कहा गया कि ये हुकूमत जो है ये सिसिलियन माफिया के साथ हमें मिलाया गया, जो एक जराइम पेशा तंजीम है। और इस पर भी कोई अल्फाज वापस नहीं लिए गए। हमें बहुत अफसोस हुआ, हमारे करोड़ों वोटर्स हर्ट हुए। इस बात का कोई सबूत नहीं था। इमरान खान साहब ने यह बात नहीं की। इमरान खान करें, शेख रशीद करें, वो भी, उन्हें भी नहीं करनी चाहिए। तो लोग कह सकते हैं ये सियासी मुखालिफ है। अगर फाजिल अदालत की जानिब से ये बात आए तो मैं बड़ी न्याजमंदी और आजी से पूछता हूँ, हम किधर जाएं? क्या हमने लोगों के पास दोबारा नहीं जाना? अगर हमारे चेहरे इस तरह काले कर दिए जाएंगे और कपड़े गदले कर दिए जाएंगे, सियासत कौन करेगा? आसिफ जरदारी साहब अपने तर्ज हुक्मरानी से फारिग हो गए, और अगर इस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ और फिर इमरान खान भी एक लाइन में लग गए तो जमहूरी अमल की पासबानी कौन करेगा? लोगों से वोट मांगने कौन जाएगा? मुझे बताएं, कौन जाएगा? पॉपुलर लीडर्स के बारे में इस तरह से बात करना बगैर सबूत के, क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, कुछ नहीं, बात बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं निकाली। ये जस्टिफाइड नहीं है। ये एक सवाल है, अदब से, आजिज़ी से और न्याजमंदी से और सर झुका के। ये सर कभी झुका नहीं है, ये वो सर है जो कभी झुका नहीं है, लेकिन ये अदालत में झुका रहेगा, क्योंकि ये आमरीयतों के खिलाफ सर बुलंद होता है। अदालत के सामने सर झुकना ही बेहतर है, इसमें मुल्क की बेहतरी है। वरना एक ऐसा यहाँ पे शोर पड़ेगा और एक इंतशार पड़ेगा, फिर हम भी संभालना चाहेंगे तो संभाल नहीं सकेंगे। मुल्क को इंतशार के रास्ते पे लेके नहीं जाना। पर मैं एक सियासी कारकुन जिसके ख़ानदान की सियासी जद्दोजहद को 75 बरस हो गए हैं, मुस्लिम लीग नून को तो आप एक तरफ कर दें वजारत को, और जो अपने घर से 2 जानों की कुर्बानी दे चुका है इस जमहूरियत के लिए, मैं बड़े अदब से ये इल्तिजा करता हूँ उन लोगों से जो हमसे नफरत करते हैं, उन लोगों से जिन्हें हमारे चेहरे पसंद नहीं है, कि वो जिधर भी हैं, सियासी जमातों में हैं, सहाफत में हैं या कहीं और हैं, कि वो एक बार रीविजिट करें अपनी सोच को और अपने रवैये को। इससे मुल्क को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि मुल्क हम सब का है।
और अगर हम हदूद क्रॉस करके एक दूसरे को पकड़ेंगे जाके, तो पाकिस्तान का दुश्मन जो बाहर बैठा था वो हमें काट लेगा। और हमारा मुल्क अभी बहुत इब्तदाई मराहिल में है, अभी हमने कदम जमा के चलना है। हम गुर्बत का मुकाबला नहीं कर पाए, हम जहालत का खात्मा नहीं कर पाए, तवानाई का बहरान अभी खत्म नहीं हुआ, दहशतगर्द अभी खत्म नहीं हुए, भारत का जो एक उनका जो वैनम है पाकिस्तान के खिलाफ वो कम नहीं हुआ। अफगानिस्तान में जो हुकूमतें आती हैं वो जिस तरीके का रवैया पाकिस्तान के बारे में इख्तियार करती हैं खतरनाक है। सोच लें सब, इस सूरत हाल में अगर मुल्क के अंदर भी खुदा ना खास्ता हम एक दूसरे के साथ झगड़ पड़े तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं हम सब? हम जिम्मेदार हैं उसमें, हमें भी अपनी लिया है। कोई मंसूबा बताया जाए, 20 करोड़ का मुल्क है, 85 से हुकूमत आ रही है, किसी मंसूबे का नाम नहीं है। हमारे मुखालिफ पिटिशनर्स ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कोई सबूत नहीं दिया, कोई सबूत नहीं दिया। अब हुदैबिया पेपर मिल जिसका पाकिस्तान की मौजूद अदालतें फैसला कर चुकी हैं, उसको फिर ओपन किया जा रहा है। तो ये बात चीजें नाकाबिले फहम है। मैं बड़े अदब से अर्ज कर दूं, पाकिस्तान जमहूरियत और सियासत के बगैर भी आगे नहीं बढ़ सकता। सो प्रोपेगेंडा करना, इल्जामात लगाना और ये समझना कि एक मुखालिफ गिर जाएगा तो मेरी बारी आ जाएगी, खान साहब हम गिरे तो आपकी बारी नहीं आएगी, आप हमारे साथ ही गिरेंगे, हमें गिराते गिराते आप गिर जाएंगे। हम नहीं चाहते कि आप गिरें, यकीन करें हम नहीं चाहते कि आप गिरें, क्योंकि सियासत तन्हा नहीं की जा सकती जब तक मुखालिफ सामने मौजूद ना हो, चैलेंज करने वाला मौजूद ना हो। सो वक्त की और हालात की नज़ाकत को आप समझें, और जो बात आप कर रहे हैं खान साहब ये नहीं चलेगी। अगले दिन चौधरी शिजात साहब, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, एक ताल्लुक रहा है उनसे, इख्तलाफ अपनी जगह, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके ये बयान दिया, अब अदालत ये फैसला करेगी, अब अदालत ये करने वाली है। तो मैंने ट्वीट किया कि शिजात साहब आपको सुप्रीम कोर्ट का तर्जमान किसने बना दिया? आप खुद साख्ता तर्जमान है, आपको कोई बताता है जो आप ये बातें करते हैं? मगर उन्हें किसी ने नहीं पूछा कि आप एक मुदब्बर आदमी हैं, मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, आप मुल्क की आला तरीन आईनी अदालत के बारे में बातें करते हैं, गुमराही फैलाते हैं, क्यों कर रहे हैं? जनाब शेख रशीद हमारे बड़े मुरब्बी और मेहरबान हैं, वो कभी पाकिस्तान के नुमाइंदे बन जाते हैं, कभी अदालत उज़्मा के नुमाइंदे बन जाते हैं, कभी इमरान खान के नुमाइंदे बन जाते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन उन्हें पूछा जाना चाहिए कि आपको इस तर्जमानी का हक किसने दिया? आप अपनी पॉलिटिक्स करो, आप पाकिस्तान के रियासती अदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं करो। ये काम इमरान खान रोजाना करते हैं, अब अदालत ये करेगी, अब एम्पायर ये करेगा। ये ठीक रविश नहीं है, ये गैर जिम्मेदाराना सियासत है, ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, ये मुल्क को आगे लेके नहीं जाएगी, और हमें सियासत से इस तरह नहीं निकाला जा सकता। हमने यहां ही रहना है, यही गली कूचों में। इलेक्शन हम लड़ते हैं या इलेक्शन लड़ने में आते हैं, हम फिर इलेक्शन में जब वक्त आएगा चले ही जाएंगे। तो ये सारी हैसल हम क्यों कर रहे हैं? 1 साल पूरा बाकी नहीं है इलेक्शन में, तो जो चाहते हैं कि चेहरे बदल जाएं वो वोट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते? हमने आसिफ अली जरदारी की हुकूमत को ना चाहते हुए टॉलरेट किया। हम चाहते थे कि 2 साल 3 साल के बाद तंग थे, हमने एजिटेशन नहीं किया, लॉन्ग मार्च किया, गुजरांवाला से आ गए। और इमरान खान साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर सच बोले, क्या आपने हमें मैसेज नहीं दिया था कि गुजरांवाला नहीं रुकना, रावलपिंडी आओ और इस्लामाबाद तक पहुंचो?
यही आपके साथ तो झूठ का अंदाजा होगा। आपने ये मैसेज दिया था कि नहीं दिया था? हमें क्यों बुला रहे थे? हम नहीं गए क्योंकि जज बहाल हो गए थे, अदलिया बहाल हो गई थी। हमने क्या करना था जाके? हमने लोगों को लड़वाना था फोर्सेस के साथ। ये हमारा काम नहीं था। हम पुरअमन सियासी कारकुन हैं, पर हम माफिया नहीं है और हम गॉडफादर नहीं। और जब भी हमारे बारे में ये बात होगी, हम पूरी आवाज के साथ इसकी तरदीद करेंगे और दरखास्त करेंगे कि हमें यह ना कहा जाए, और अगर ये कहना है तो इसका सबूत लाया जाए। और अगर सबूत तो ये अल्फाज किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए या पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे अल्फाज बताते हैं कि आपका माइंड क्या है मेरे बारे में। और अगर आपका ये माइंड है मेरे बारे में तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं प्रोटेस्ट खामोशी से एक खामोश एहतजाज जरूर कर सकता हूँ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता हूँ। तो मेरे सियासी कारकुन दोस्तों और साथियों, जद्दोजहद कभी ख़त्म नहीं हुई। जद्दोजहद का अगला मरहला सामने है। हम इस मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। हम यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की हुक्मरानी या इमरान खान साहब की हुक्मरानी या जरदारी साहब की हुक्मरानी, दायमी हुक्मरानी जो है, उसके लिए सियासत नहीं कर रहे। हम आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। आइन में डिटरमाइंड है किसने क्या करना है। अगर हम सब आइन के और कानून के दायरे में रहेंगे, अगर हम सब एक इंसाफ का मामला करेंगे तो मसाइल पैदा नहीं होंगे। लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। फिर मुल्क मुश्किलात का खुदा न करे शिकार होगा। हमें इसका इदराक करना चाहिए। मैंने आज की तकरीर में किसी के बारे में कोई नाज़ेबा बात भी नहीं की, पहले भी नहीं करता। आज तो आवाज़ भी ऊंची नहीं की, धीमी आवाज़ में बात की है कि कोई ये तासुर ना ले ले कि शायद कोई जारहाना रवैया है। बॉडी लैंग्वेज भी ठीक रखी है, इसलिए कि बड़ी आजिज़ी के साथ एक दरखास्त की जाए, पाकिस्तान के अवाम को ये बात पहुंचाई जाए हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ इंसाफ का मामला नहीं हो रहा, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस नहीं किया जा रहा। और ये भी कहना चाहता हूँ उन दोस्तों को जो टीवी पे बैठ के रोज़ हमें गालियाँ निकालते हैं, कह भाई गालियाँ निकाल के आपको क्या मिलता है? हमारे एक बड़े दोस्त हैं शाहिद मसूद साहब, आज मैं नाम ले लेता हूँ। वो पिछले साल मुझे अंदर करवाना चाहते थे और मेरा नाम ECI पे डलवाना चाहते थे। रोज़ प्रोग्राम करते थे। मैं उनका बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे पता नहीं क्या वजह थी, खुद कर रहे थे या कोई कह रहा था उनको, तो खैर 6 महीने लग रहे, खामोश हो गए। और एक रात ऐसी भी आई जब मुझे ये पैगाम दिया गया, मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ अब तक, आज से 1.5 साल पहले, कि कल आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, बच जाए। और इतला देने वाला भी मेरा एक साथी दोस्त था। तो मैंने कहा क्यों गिरफ्तार करना है, मैंने क्या किया है? कि जी बैलेंस करना है पीपल्स पार्टी को। तो मुझे याद आ गया 82, ये आज वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं MA कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था और हमारे दोस्त जो अमेरिका में हैं, तैयब शाहीन साहब, इस्लामी जमीयत तलबा के बड़े लीडर थे तब, वो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स के प्रेसिडेंट थे। तो इस्लामी जमीयत तलबा ने कोई जुलूस निकाला, पुलिस से उनका झगड़ा हुआ और तैयब शाहीन साहब गिरफ्तार हो गए। उस दौर में हमारी बड़ी लड़ाई थी आपस में, फिर बाद में हमारी जेल में जाके दोस्ती हो गई। तो तैयब शाहीन साहब गिरफ्तार हो गए। तो मैं नौजवान था, 19 ईयर्स मेरी एज थी। तो मुझे डिप्टी कमिश्नर जो थे उस वक्त के, उन्होंने कॉल की। उन्होंने कहा कि मैं कुछ पुलिस वाले भेज रहा हूँ आपके पास। तो मैंने कहा खैर है कि आपसे बातचीत करनी है। तो आ गए मेरे पास, अच्छे लोग थे। उन्होंने कहा बड़ी मजबूरी हो गई है तो आप जरा अगर चलें, कुछ
आपको जेल जाना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें कहा कि जेल मैंने क्या किया है? उन्होंने कहा किया कुछ नहीं है, चूंकि हमने तैयब शाहीन को पकड़ लिया तो बैलेंस करना है, मार्शल लॉ के दिन थे, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। मैंने कहा पर मुझे मेरा जुर्म बताओ। उन्होंने कहा जुर्म कोई नहीं है, बैलेंस करने के लिए जेल जाना पड़ेगा। इमरान खान साहब बैलेंस किया जाता है, याद रखना। मुझे जेल जाना पड़ा और अगली बात यह है कि मैं 1.5 महीना जेल में रहा। ये तजर्बे हैं जिंदगी के। अब जब जेल चले गए तो तैयब साहब और मैं एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे बदकिस्मती से। वो भी पॉलिटिकल वर्कर, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर। 2-2.5 दिन में जेल के अंदर किससे दोस्ती करते हमारी दोस्ती हो गई और जेल के सेल के अंदर बैठ के हमने नो वॉर तक किया आपस में। हमें तो डाला गया था बैलेंस करने के लिए। हमने मुआहदा किया। जब हम दोनों 1.5 महीने बाद बाहर आए, उनके और मेरे दौर में जमीयत और MSF की दोबारा लड़ाई नहीं हुई, हमारी आपस में बातचीत शुरू हो गई थी, डायलॉग शुरू हो गया था। तो ये सारे तजर्बे हमने बहुत यंग एज में किए हैं। मैं ये समझता हूं कि ये फॉर्मूले चलते रहते हैं मुल्कों में, रियासतों में, जगह जगह। इसलिए इन रास्तों पर ना चलना बेहतर है। हम तो मशवरा दे सकते हैं, हमने सारी जिंदगी खेल में नहीं गुजारी और ये जो 4 बाल रह गए हैं और जो सफेद बाल है धूप में सफेद नहीं किए, हर दौर में जेल में जाते हैं, हर दौर में। नवाज शरीफ साहब के साथ निस्बत पहले दिन नहीं बनी थी। मियाँ साहब और मैं तो बहुत दूर थे एक दूसरे से, बहुत दूर थे। बॉसों को ये बात पता ही नहीं होगी। मैं तो मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में 7 माह जेल काट चुका हूं। वज़ीर आला थे, हमारी कोई इक्वेशन नहीं थी। तो मैं मियाँ साहब की मोहब्बत में पट्टी बांध के गिरफ्तार नहीं हुआ आंखों पे, आहिस्ता आहिस्ता करीब आए हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन कन्विंस होके आए हैं। मैंने अपने लीडर को, जिन्हें 85 में से लेके 90 तक मैं लीडर नहीं अपना मानता था, उनकी पार्टी में था। पता है मियाँ साहब को भी और सबको पता है। मैं अपने लीडर को सादक पाया है, अमीन पाया है और अजीम मुहिब वतन पाया है। और मुझ जैसे सरफिरे मुस्लिम लीग नून में कम नहीं है, हमसे ज्यादा है। ये बाहर तासुब बिल्कुल गलत है। कोई दरबार सजता है, कोई खुशामद होती है, बिल्कुल कोई दरबार नहीं सजता। कोई खुशामद करते हैं लोग, बाज़ों को बीमारी होती है, लेकिन जो जमात को और उसकी पॉलिसी पर असरात है जिन लोगों के, जो ब्रांडेड मुस्लिम लीग की क़यादत है, वो मेरिट पर अपनी क़यादत से बात करती है और क़यादत भी मेरिट पर हमारी बात सुनती है। और ये किस तरह की करप्शन है कि मुल्क आगे जा रहा है, आलमी अदारे पाकिस्तान के आगे जाने की इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, दहशतगर्दों की कमर टूट रही है, अदारे खड़े हो रहे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 10 साल की बुलंदतरीन सतह पर है और हम पाकिस्तान की टांगें खींच रहे हैं। हम पाकिस्तान को फिर डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। CPEC अपने बूम पे है पूरा, इस वक्त लॉन्चिंग हो चुकी है। ये वक्त है कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं, एक दूसरे को गालियां दें और करप्शन पे इल्ज़ाम लगा के एक दूसरे को निकालने की सियासत से कोशिश करें। इस तरह सियासत से कोई नहीं निकलेगा। सियासत से निकालना है तो मैदान में आओ, सियासत से निकालना है तो फिर वोट की ताकत से निकालो, सियासत से निकालना है तो इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करो। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन गैर फितरी तरीके से निकालोगे या गैर फितरी तरीके से निकलवाने की कोशिश करोगे तो आप यकीन करो हम कम बैक करेंगे और पहले से ज्यादा अक्सरियत के साथ कम बैक करेंगे। इस मुल्क में ये तजर्बे अब ना किए जाएं। ये तजर्बे दुनिया में कई कामयाब नहीं हुए। पाकिस्तान के दुश्मन इस मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान के दुश्मन इसे शाम और मिस्र खुदा न खास्ता बनाना चाहते हैं और यह खतरनाक खेल है। 20 करोड़ का मुल्क, 4 फेडरेटिंग यूनिट, एक बार मुल्क टूट चुका कि अक्सरियत का फैसला नहीं माना गया,
अकलियत का फैसला नाफिज करने की कोशिश की गई। सबक सीखना चाहिए। आज फिर अक्सरियत पर अकलियत के फैसले को नाफिज करने की कोशिश हो रही है। वोट हमने लिए हैं सबसे ज्यादा, जिन्होंने वोट कम लिए हैं वो इंतजार क्यों नहीं करते? उन्हें जल्दी किस बात की है? क्या 11 महीने नहीं निकाल सकते? कितना वक्त बाकी है? उस तरफ तवज्जो दो, अपने सूबों पर तवज्जो दो। टांगे खींचने की सियासत बंद करो। कोई सवाल पूछे, आप अहमदपुर शर्किया नहीं गए, जवाब है नवाज शरीफ पारा चनार नहीं गए। ये क्या जवाब है? ये कोई जवाब है? जो शख्स जहां जा रहा है उसका खुद जिम्मेदार है, जो नहीं जा रहा उसका जिम्मेदार खुद है। ये काम ना करें, इससे नुकसान होगा, रियासत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और मुझे ये बताएं, अगर सारे सियासतदानों के माथे पे हम मिलजुल के ये तहरीर लिख दें कि ये सब चोर है, तो क्या लोगों का वोट पर इत्मीनान बाकी रह जाएगा? नहीं रहेगा। मार्शल 4 बार आए, 4 बार पाकिस्तान को उन्होंने कबाड़ा कर दिया। दुनिया में एक ही मॉडल है वोट के जरिए तब्दीली का। कुछ लोग यहां सदारती निजाम की बात करते हैं, कुछ समझते हैं पहले सफाई करो, एहतसाब करो, फिर मलाइका की हुकूमत पाकिस्तान में लाएंगे। भाई ये ख्वाब देखने बंद कर दो। दुनिया में ये प्रैक्टिस नहीं हुई। सबसे बड़ा फिल्टर, सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी गली का वोट है। जब आप वोट लेने जाते हैं लोग तबीयत साफ कर देते हैं। ये जो बैठे हुए हैं इनसे भी जब वोट लेने जाएंगे तो ये भी बात करेंगे। लोग बोलते हैं, लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन चीजों को इतना खलत मलत ना कर दिया जाए कि सच और झूठ का फर्क ना रहे। तो एक शेर आखिर में मैं कहूंगा, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दी। पाकिस्तान, 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 आईने पाकिस्तान, जमहूरे पाकिस्तान, नवाज शरीफ। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी वोट की ताकत से इक्तदार में आई उसे गैर फितरी तरीके से भेजने की कोशिश की गई। उन्होंने कौम से सवाल किया कि हमारा कसूर क्या है, हमने क्या जुर्म किया है। उन्होंने मजीद कहा कि अदालती फैसलों का सामना करने को तैयार हैं, लेकिन आजिजी के साथ। ख्वाजा साहब था कि पार्टी में यह बात चल रही थी कि जेआईटी में अस्करी नुमाइंदे नहीं होने चाहिए, लेकिन इस दौरान वजीर आजम ने कहा कि हमें एतराज भी नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे घराने ने किसी आमरीत से हाथ नहीं मिलाया, चाहे हालात जैसे भी हों। मैं कोई भी गुफ्तगू किसी से पूछकर नहीं करता। हम गलियों में से और अवाम के दरमियान में से उठकर आए हैं। कोई गलत करे तो उसकी निशानदही करना हमारा काम है। हमारी सियासी ख्यालात से इख्तलाफात किए जा सकते हैं, लेकिन हमने आमरीत का साथ भी कभी नहीं दिया। हमारा किरदार पूरी आवाम के सामने है। हमने वकला के मार्च में भी भरपूर हिस्सा लिया क्योंकि हम जमहूरियत के हामी थे, कानून का एहतराम करते हैं। पार्टी में पहुंचे हैं, अपनी मेहनत से पहुंचे हैं। जो चाहते हैं चेहरे तब्दील हो जाएं, उनको चाहिए कि इलेक्शन का इंतजार करें। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक जो कि ईद मिलन पार्टी से खिताब कर रहे थे, इस दौरान उनका कहना था कि सियासी कारकुन और अपनी खानदानी सियासत का तसलसल हूं। पार्टी में जहां तक पहुंचे अपनी मेहनत से पहुंचे हैं। सियासत में किसी से बख्शिश नहीं लेते। मेरे घराने में किसी ने आमरीत से हाथ नहीं मिलाया। नवाज शरीफ ने जान के खतरे के बावजूद घर बैठने से इनकार कर दिया था। मुल्क में जमहूरियत के लिए हमारे बुजुर्गों ने जाने दी हैं। हमने आमिरों के खिलाफ बेजिगरी से जंग लड़ी है। हमने मुल्क में अदलिया की आजादी की जंग जीती है। अदलिया की आजादी की क्रेडिट हमसे कोई नहीं ले सकता। और यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए आज न्यूज़।